हेलो बच्चों, साई ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य भेद। देखिए, मैं वाक्य के बारे में आपको पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ, जैसे वाक्य की विशेषताएं, वाक्य के अंग, वाक्य के घटक। आज हम समझेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। बच्चों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम रचना के आधार पर वाक्य भेद को समझते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है सरल वाक्य या जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा है मिश्र वाक्य या जिसे हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। और तीसरा है संयुक्त वाक्य। चलिए सबसे पहले सरल वाक्य को समझते हैं। देखिए, यह एक स्वतंत्र वाक्य होता है। इसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है, अर्थात वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है। ठीक है, चलिए हम सरल वाक्य को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है उत्तम खा रहा है। तो देखो उसमें क्या बोला है ऊपर कि एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। तो उत्तम यहाँ कर्ता है और खा रहा क्रिया है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस है उत्तम फल खा रहा है। ये भी सरल वाक्य है। देखिए इसमें एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया हो रही है फल खाने की, इसलिए ये भी सरल वाक्य है, उत्तम फल खा रहा है। फिर इसमें उत्तम का भाई फल खा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, उत्तम का भाई मतलब एक ही कर्ता है, उत्तम के भाई के विषय में बात हो रही है और फल खा रहा है, एक ही क्रिया है। इसलिए मतलब उपयुक्त जो सभी वाक्य हैं उसमें मुख्य क्रिया और कर्ता एक ही है, अतः ये सभी सरल वाक्य हैं। चलिए अब मिश्र वाक्य को समझते हैं। इन वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। इनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। ये उपवाक्य आपस में व्यधिकरण योजक की जैसा वैसा, जो वह, जब तब, यदि तो से जुड़े होते हैं। देखिए अब व्यधिकरण योजक क्या होता है, जो शब्द एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं वो व्यधिकरण योजक शब्द कहलाते हैं। देखिए मिश्र वाक्य जो है ना, उसका जो सेंटेंस होता है वो एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है। जब तक दूसरा उपवाक्य नहीं होगा तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, है ना। उसको आश्रित उपवाक्य की आवश्यकता होती है अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाती हूँ। यदि मैं परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। सफल होने की क्रिया किस पर आश्रित है, परिश्रम करने पर। ठीक है ना। अब उसने बोला कि, अब उसने बोला कि इसके बाद तो ये सेंटेंस अधूरा लग रहा है, तो उसके बाद सेंटेंस है वह कल आगरा जाएगा। जब हम बोल रहे हैं कि वह कल आगरा जाएगा तब ये सेंटेंस पूरा हो रहा है। तीसरा है शिक्षक ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। शिक्षक ने बताया कि, अधूरा सेंटेंस है, फिर उसमें जब हमने जोड़ा कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा तब ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। ऊपर के उदाहरण देखकर आपको समझ में आया होगा कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। तो ये सारे क्या है, मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। चलिए अब संयुक्त वाक्य को समझते हैं। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अव्यय या योजक शब्द और, तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए से जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य की सबसे बड़ी पहचान है कि इसके दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण होते हैं, कंप्लीट होते हैं। जैसे पहला वाला वाक्य कंप्लीट होगा और योजक शब्द के बाद जो सेंटेंस होगा वो भी अपने आप में कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए मैं इसको उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। पहला उदाहरण है मैं जयपुर गया और मेरी पत्नी आगरा गई। देखिए क्या दिया, मैं जयपुर गया, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है और योजक शब्द लगा है। उसके बाद दिया मेरी पत्नी आगरा गई, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। दूसरा है आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा, मतलब आज बाजार बंद है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। तीसरा उदाहरण है डॉक्टर ने सारी दवाइयाँ दी किंतु रोगी बच ना सका। डॉक्टर ने सारी दवाइयाँ दी, ये सेंटेंस कंप्लीट है। किंतु यहाँ योजक शब्द लगा है, रोगी बच ना सका, ये सेंटेंस भी अपने आप में पूर्ण है। तो ये आप ध्यान से देखना कि जो योजक शब्द के पहले और बाद वाला सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट समझ में आए और योजक शब्द दिखे उसमें, तो वो समझ जाना वो संयुक्त वाक्य है। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि रचना के आधार पर वाक्य आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।